नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल क्षार लवण या सभी। देखिए जिंदगी में बड़ी कन्फ्यूजन आपको भी होता होगा और हमरो होता था जब हम परीक्षा देते थे तब, समझे। तो एक बड़ी ऐसा ऐसा चीज़ से पकड़ते थे ना कि कन्फ्यूज में नहीं रहते थे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक दो ये को चीज़ इसमें अबे करता है विलयन वाला, लाल को नीला और नीला को लाल, यह पूछता है ना। तो देखिए याद रखिएगा अम्ल आप लिखते हैं ना, अम्ल होगा कि नहीं होगा। तो अम्ल में ल होता है ना तो याद पड़ता है ना कि अम्ल जो है वो लाल को नीला करता है, अम्ल में ल है तो लाल को नीला करता है, दिमाग में जाता है। लेकिन ये गलत है। ये अम्ल है ना, दो एक ऑप्शन होता है, चाहे लाल को नीला या नीला को लाल। तो आपको कैसे इसको याद रखना है, तो देखिए ये अम्ल है, अम्ल तो आपके दिमाग में जाएगा अरे लाल हो ना तो ये लाल के नीला करी, ठीक ना। लेकिन ये गलत होता है। तो ये अम्ल है ना तो लाल से नीला भुला जाइएगा, चलिएगा नीला से लाल करेगा, एकदम क्लियर। अम्ल है तो आपके दिमाग में जाए कि लाल से नीला होता है, लेकिन गलत है। अम्ल है तो इसको चलिए अम्ल में लाल से नीला नहीं, नीला से लाल में चले जाइएगा, जस्ट उल्टा उसका याद कीजिएगा। ठीक है, तो क्या करता है तो ये अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, लेकिन यह लाल से नीला था तो कौन चला जाएगा, क्षार चला जाएगा। दो एक होता है अम्ल और क्षार में। ठीक है, तो ये क्षार में चला जाएगा। देखिए कुछ नोट्स नीचे लिख दिए हैं आप लोगों के सुविधा के लिए कि अगर आए प्रश्न तो यहाँ से बन जाए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते। देखिए अम्ल से हमरा जानते हैं बहुत बार ऐसा हुआ था, अम्ल है ना तो हम हमेशा मार देते थे लाल से नीला। लेकिन जब बहुत बार कन्फ्यूजन हुआ ना तो हम समझ गए कि अरे भैया लाल से नीला नहीं, ल है मैंने लाल से नीला नहीं लिखना है, नीला से लाल लेकर जस्ट उल्टी लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। देखिए क्षार, इहो में एक चीज़ है, क्षार है ना, क्षार में आर है र,
र है ना, तो र के आर होता है और आर के रेड होता है, मतलब रेड से स्टार्ट होगा, लाल से नीला होगा। क्लियर? ऐसे हो गया ना। तो एगो तो आप पकड़िए लिए अम्ल वाला कि लाल से नीला नहीं होगा, किससे होगा? तो लाल से नीला नहीं होगा तो नीला से लाल होगा। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अम्ल और क्षार के सूचक के लिए मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फिनील का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, अम्ल और क्षार है कि नहीं, उसका सूचक पता करने के लिए पूछता है। प्रश्न एक बार आया हुआ था कि अम्ल और क्षार का सूचक पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिनील, इसका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? 1001 बार इस साइंस के अंतर्गत पूछा है, एक दो बार मत समझिएगा, 1001 बार। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीकरण या कोई नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं, गलत। अवकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग होता है, भी नहीं, गलत। एक अभिक्रिया हमारे पास बच रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल है ना, अम्ल मान लीजिए कि HCl ले लिया, ठीक है, और क्षार, क्षार मान लीजिए कि OH ग्रुप वाला क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार ये आप इसमें अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाते हैं? लवण। तो लवण में कौन होता है? जैसे Cl, NaCl, NaCl क्या चीज़ है? सोडियम क्लोराइड लवण है, और H बच गया और OH बच गया, क्या बनाएगा? H2O बन गया ना। तो ये अम्ल, ये क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे बाकी आपको नोट्स बना दिए, क्योंकि आप लोग यहाँ सब नोट्स लेते हैं। तो ये देखिए, क्षार है और ये अम्ल है, अभिक्रिया हुआ तो लवण, सोडियम क्लोराइड लवण है और H2O जल है बनाया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल, तो ये कौन सी अभिक्रिया में जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया में जाएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार का पता करने के लिए एक प्रकार की स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं, देखिए, अम्ल, क्षार और उदासीन, इन तीनों को पता करने के लिए एक स्केल आता है। उस स्केल का नाम जानते हैं क्या है? pH स्केल, S स्केल, HP स्केल या कोई नहीं। तो उस स्केल को हम लोग कहते हैं pH स्केल, नाम याद रखिएगा, pH स्केल कहते हैं। ठीक है, pH स्केल कहा जाता है। इसका नोट्स देख लीजिएगा। इस तरह से एक स्केल होता है बना हुआ, ये बीच में 7 होता है। इधर हम चलेंगे तो 7 से हटते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? 7 से जब हटते हुए चलेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिएगा। इधर 8 9 10, यानी 0 से लेकर के 14 तक होता है। देखिए, तो 7 से जो कम है, 7 से जो कम है वो अम्लीय है, 7 से जो ज़्यादा है वो क्षारीय है, और बिल्कुल 7 है तो वो उदासीन है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नीचे मेंशन किया हुआ है, इधर 7 से इधर अम्लीय है, और 7 पर पूरा है तो उदासीन है, और 7 से आगे है तो क्षारीय है। क्लियर हो गया होगा? यानी जिस विलयन का pH मान 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जिस विलयन का pH मान एकदम 7 होइबे करेगा तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब एक प्रश्न और आया हुआ था, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? देखिए, एक वर्षा ऐसा भी होता है जहाँ pH मान कभी कभी अधिक प्रदूषण होने के कारण वहाँ जब पानी होती है वर्षा, तो जल अम्लीय बन जाता है, और उस अम्लीय वर्षा का जल का मान 5.6 से कम होता है तो क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, क्षारीय वर्षा, उदासीन वर्षा, सोहनी वर्षा। तो उस वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए, अम्लीय वर्षा से क्या हानि होता है? अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीव जंतु मृत हो जाते हैं। जहाँ पर जिस एरिया में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ अगर पानी में जहाँ जहाँ यह पानी जाएगा नदी नाला में, वहाँ जितना भी सांप, कीड़ा मकोड़ा, मछली होंगे वो सब छल के मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या इससे नुकसान है? अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे एवं फसल नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके एरिया में कहीं भी अम्लीय वर्षा हो गया तो आप जो चीज़ के फसल लगाए हैं, अगर वो हरियर है, वो सब पीला पड़ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण बड़े बड़े स्मारक, उसका भी रंग पीला पड़ गया है, जो व्हाइट संगमरमर से रंगा हुआ था वो सब पीला पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, हमारे उदर, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार नहीं। ठीक है, तो हम तो आपको देखिए बोल ही रहेगा, अगर आपको जेटेड देना है, आकलन देना है, सहायक आचार देना है, झारखंड में कौनो परीक्षुए देना है ना, सब JCRT उखाड़ के जाइए। ठीक है, सब उखड़ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और यह क्या करता है? तो इसका काम है कि उदर यानी पेट को बिना हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। HCl किसमें होता है? भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और यह पेट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना
कि पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। कभी कभी आप जो भोजन लेते हैं उसमें केवल अम्ल लेते गए, तो अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, दर्द होने लगता है तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, उसके निवारण के लिए हम लोग क्या लेंगे कि पेट का दर्द कम होता है, HCl लेंगे, NaCl लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी अगर आपको अम्लीय हो गया है पेट तो आप उसमें क्षार वाली चीज़ जब मिलाएंगे तो आपको दर्द कम होगा। ठीक है, क्षार का उपयोग करना पड़ता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्या होगा, आप मुंह है ना, मुंह के अंदर अगर जो पीएच मान है आपका वो अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, दांत संक्षारित होने लगेगा, दांत गिरने लगेगा सभी। तो देखिए जब अंदर का पीएच मान कम होगा तो ये सभी चीज़ आपको होने लगेगा, क्या होने लगेगा, दांत का क्षय होने लगेगा, दांत संक्षारित होने लगेगा, दांत गिरने लगेगा, ये सभी में होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चींटी का डंक, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो चींटी का डंक है। और नेटल देखिए ये एक पौधा होता है जो जंगल में पाया जाता है। जंगल में जाइएगा अगर ऊपर ऊपर कहीं शरीर वहाँ में छुआ गया ना तो पूरा लगेगा कि जिसे कोई चीज़ काट लिया, लेकिन होता है वो पौधा, समझ गए। तो चींटी का डंक, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक चीज़ बात हम दिमाग में बिठा लीजिएगा, जैसे डंक कहेगा ना, डंक जैसे डंक कहेगा तो भैया बड़ी दर्द होता है, और डंक कहेगा ना तो फार्म हो जाता है, एकदम एकदम फॉर्म में आ जाता है आदमी। डंक मारता है तो आदमी कहाँ में आ जाता है, फॉर्म में, चाहे तो रोवे लगेगा, चाहे तो दौड़े लगेगा, चाहे तो भागे लगेगा, एकदम फॉर्म में पूरा एकदम चिल्लाए लगेगा। तो फॉर्म से फॉर्मिक अम्ल होता है। तो कोई डंकवा वाला जिस प्रश्न कहेगा तो फॉर्मिक अम्ल को ठोक दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सिरका में, ये अब अम्ल जितना से आया है सब हम यहाँ पर लिख दिए, आपको नोट्स दे दिए हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। याद करके जाइएगा, यहाँ से 2 प्रश्न हर बार पूछ रहा है, ये नहीं कि बस देख लीजिएगा, नोट्स ले लिए, पढ़वे न कीजिएगा, कहाँ से होगा। आप देखिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल वाला तो बौछार कर दिया है प्रश्न, हर बार पूछ रहा है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 5 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन कई बार, तो 1000 बार आ गया है। ठीक है, जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। जल उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, खनिज नमक का रासायनिक सूत्र है MgCl2, NCl3, NaCl या कोई नहीं। ठीक है, तो खनिज नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड को नमक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, बहुत बार यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ना, बरसात में कहते हैं करे कुआं में ब्लीचिंग पाउडरवा डाल दो ना जी, तो वह ब्लीचिंग पाउडरवा के विरंजक चूर्ण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, याद रखिए, कैल्शियम O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। CaO क्या चीज़ है, तो बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 क्या चीज़ है, बुझा हुआ चूना। और CaOCl2 का है विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर, तो पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बरसात के दिनों में गंदा जल कुआं में चला जाता है, तो उसको पीने के लिए, बनाने लायक के लिए उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम विरंजक चूर्ण मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाता है पानी और पीने लायक हो जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बॉडी घुमाता है, बहुत घुमाता है। कभी बेकिंग सोडा पूछ लेगा तो कभी खाने वाला सोडवा बोल देगा, तो कभी मीठा सोडा बोल देगा। आप कंफ्यूज हो जाइएगा अगर एगो देख ले रहिएगा तो। ठीक है, कि क्या इसका सूत्र है, Na2CO3, NaCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaSCO3। तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है, आपको बता देते हैं, NaHCO3, इसको पढ़ते हैं सोडियम, H के लिए बाई कार्बोनेट, या अगर उसे नहीं पढ़ सकते इसको और पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर NaHCO3 है ना, तो Na को सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको पढ़ा जाता है। देखिए कभी कभी हिंदियों में दे देगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, तो फिर हिंदी ना जानिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, NaHCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम फिर हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट, Na के सोडियम, H के हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, ग्रुप बना के याद कर लीजिएगा, कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो भोजन को स्पंजी बनाने। देखिए आप जो भोजन, पकौड़ा, पकौड़ी, कचौड़ी और छानते हैं, यहाँ पर समोसा और आलू चप, तो उसमें क्या होता है,
तो ये मीठा सोडा को मिलाइएगा। मीठा सोडा को मिलाइएगा तो क्या होगा, आपका जो पकौड़ी कचौड़ी या कोई चीज़ बहुत बड़ा स्पंजी फूलेगा, एकदम बड़का बड़का फूलेगा, देखे में लगेगा कितना बढ़िया है, खा जाए 4 गो। तो वही चीज़ होता है, समझ गया। तो स्पंजी के रूप में काम करता है। और एक होता है सोडा अम्ल, अग्निशमन में, अग्निशमन यंत्र जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl, NaOH, Na2C3 × 10H2O या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए NaCl को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए कभी कभी 4 गो ऑप्शन आता है, 3 गो ऑप्शन अगर आपको पता है तो चौथा तो ऑलरेडी हो जाता है ना। तो NaCl को सोडियम क्लोराइड यानी साधारण लवण या नमक कहते हैं, तो क्लियर है। NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Na2CO3 × 10H2O, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी सिर्फ नाम दिया हुआ रहता है, धोने वाला सोडा का सूत्र है तो सोडियम कार्बोनेट लिख देता है। ठीक है। लेकिन अगर सही मायने में कोई सूत्र लिखता है तो यह सूत्र बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट। और ये किसे पढ़ेंगे तो डेकाहाइड्रेट, 10 गो है तो डेकाहाइड्रेट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। कभी कभी नाम सिर्फ देगा सोडियम कार्बोनेट, तो इसको भी आप लेकर के चल लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या है? 1001 बार भी प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जौन एग्जाम में चाहिए बस कान फाड़ के रहता है। CaSO4 H2SO4, CaSO4 × ½ H2O या कोई नहीं। CaSO4 को कहते हैं देखिए कैल्शियम सल्फेट, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, और CaSO4 × ½ H2O यही होता है जब कैल्शियम में आधा मात्रा में जल मिला हुआ रहता है तो आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaSO4 × ½ H2O, जिसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 से कैल्शियम सल्फेट, और H2O जल है ना, तो कितना भाग जल है? आधा भाग। तो अर्ध हाइड्रेट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन तापक्रम पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई नहीं। ठीक है। तो जब जिप्सम को हम 373 डिग्री तापक्रम पर गर्म करते हैं तो किसका प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा, प्रश्न 10 बार आया है। ठीक है। देखिए हम आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे। मतलब जेटेट का एकदम निचोड़ निकाल कर देंगे आपको, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि जेटेट परीक्षा में यहीं से प्रश्न आ ही रहा है। और किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आपको यहाँ से 70% निकाल के देने वाले हैं। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, जिससे कि आपका जेटेट में 100% सफलता मिल सके। बाजारों किताब तो एकदम मत पढ़िएगा, और बाकी अनलीगल लूसेंट की जो किताब आती है वो सब तो कभी पढ़िएगा ही नहीं, नहीं तो आपको बेकार होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे।